ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जो कि इतना ज्यादा वीक था कि उसके सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है और उसी गुस्से से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की, जो कि बड़े भाई का नाम जेन है, छोटे भाई का नाम हमें काचन बताया जाता है। और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले गॉड्स और डीमन के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहाँ पे डीमन लॉर्ड गॉड्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड्स का गार्डियन आता है जो कि अकेले ही डीमंस के लिए काफी था, क्योंकि बहुत सारे डीमंस को हराने के बाद उस गॉड को धोखे से मार दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले गार्डियंस सारे पावरफुल डीमंस को कैद कर दिया था। और आखिर में हमें ये बताया जाता है कि गार्डियंस मरने के बाद उसके बॉडी की 72 पीसेस बच गए थे, जो कि इसी दुनिया में अलग अलग जगह फैल गए हैं। और दूसरी तरफ हम जैन और काचन को देखते हैं, जिनका घर टूट के गिरने वाला था और वो दोनों ही घर के बाहर दौड़ते हुए आते हैं और बाहर आते साथ ही उसके घर मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम जैन और काचन के फ्रेंड को देखते हैं, जिनका नाम गोंग होता है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन से लड़ रहा है। लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से गोंग उससे लड़ नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से उससे पिटता है। हालांकि जैसे ही वो डीमन बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था तो गोंग उन्हें बचा लेता है। जब बहुत बार हमला करने के बाद भी फिर भी उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब गोंग अपने पूरी ताकत लगाते हुए एक मैजिक करता है, जिसकी मदद से उस डीमन को एक जगह रोकने में कामयाब होता है। हालांकि गोंग को भी पता होता है कि उसका ये मैजिक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और वहाँ से गोंग अपने बच्चे को लेकर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागता है। और रास्ते में वो जैंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, मेरा सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक फिर भी उससे नहीं रोक पाया। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोंग अपने बच्चे को लेकर एक सीक्रेट केव में आया था, जहाँ गोंग अपने हैंड साइंस की मदद से दो सॉर्ड्स को निकालता है। जिसके बाद जैसे ही गोंग और सैंक्स मिलके दो सॉर्ड्स को निकालते हैं, तब उसके अंदर से एक गोल्डन बॉक्स बाहर आता है और तब गोंग उस गोल्डन बॉक्स को जैंग को देते हुए कहता है कि बेटा जैंग, मैं तुम्हें आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जब काचन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसे दे देना और इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखना, क्योंकि ये हजारों साल पुराना एक ट्रेजर है। लेकिन तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और इसका सीधा मतलब ये है कि डीमन फिर से आजाद हो चुका है। और उसके बाद ही गोंग के बच्चे भागते हुए एक केव के अंदर आते हैं। हालांकि गोंग ने केव के अंदर तक एक बैरियर को लगाया था, वहीं पर केव के अंदर हम एक पतला सा रास्ता देखते हैं। उस पतले के रास्ते के नीचे बहुत सारा लावा था और उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। और तभी अचानक से दो डीमन बैरियर को तोड़ते हुए गोंग को पकड़ लेता है, लेकिन अपनी आखिरी ताकत यूज करते हुए गोंग उस डीमन को अपनी ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। और अब फाइनली गोंग उस डीमन को फाइनली लावा के अंदर भेज देता है। लेकिन अभी तक उसके अंदर मुसीबत बंद नहीं हुई थी। उसके बाद ही हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन उसके पीछे से आके गोंग के अंदर से हाथ बाहर कर देता है और ये देखकर जैंग और काचन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि गोंग अपने आखिरी मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों को ही बचाता है और उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह पे पहुंचा देता है। अब इसके बाद ही हमें 10 साल का बाद सीन दिखाया जाता है, जहां जैंग और काचन बहुत ही बड़े हो चुके थे, जहां हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था और काचन एक लिजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था, क्योंकि वो लोग एक मिशन पे जा रहे हैं। कुछ देर बाद हमें एक टकला सा प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक अबैंडन टेम्पल में आया था और तब वो प्रीस्ट एक आदमी से कहता है, इस टेम्पल में एक बहुत ही खतरनाक डीमन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहता है, और वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद ही जैंग और काचन उसके पास आते हैं और उस टकले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये टकला कोई प्रीस्ट नहीं है, ये बस एक फर्जी है जो कि लोगों से पैसा लूटता है। अब इसके बाद ही हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ था और जैसे ही उसके होश आता है तब वो उसके सामने काचन और जैंग को देखता है। हालांकि उसका अंदाजा था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो, मुझे जल्दी से उस डीमन को मारना होगा। लेकिन ये सुनते ही जैंग उसके कंधे पे तलवार रख के कहता है, अबे टकले, अभी तू मान ले कि तू झूठ बोल रहा है। और तब डरते हुए वो प्रीस्ट उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं सभी को पैसा भी लौटा दूंगा। अब इसके बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें घर में देखते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि आज काचन का एडल्ट सेरेमनी है, कि आज के बाद काचन भी एक सॉर्सरर बन जाएगा। जैसे ही उसकी सेरेमनी चालू होती है, उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बन जाता है और कुछ ही देर में जैसे ही ये सारे चीज गायब होती है कि छोटे भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि तुम फाइनली एक सॉर्सरर बन चुकी हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर एक बहुत ही बड़े डीमन हंटर बनोगे। हालांकि अब काचन कहता है कि बड़े भाई, मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा, क्या सच में मैं कभी एक डीमन हंटर बन पाऊंगा? चिंता मत करो काचन, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और मुझे
मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि तुम बहुत ही अच्छे एक डीमन हंटर बन सकते हो। अब जैंग काचन को वही गोल्डन बॉक्स दे देता है और ये वही गोल्डन बॉक्स है जो कि इनके पापा ने इन्हें दी थी। और जैसे ही काचन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा रॉड निकलता है। हालांकि काचन को समझ नहीं आता कि इस छोटे से रॉड से उसे क्या करना है। तब जैंग कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या है। हालांकि ये जो भी है हमारे पापा ने इन्हें दी है। अगर ये किसी काम का ना भी हो तो मेरे लिए ये फिर भी बहुत ही ज्यादा कीमती है। और तब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अचानक से उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और वो जैंग से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। एक बहुत ही बड़े डीमंस ने हमारे शहर के ऊपर हमला कर दिया है और मेरे घर में काफी सारे लोग लापता है। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। और तभी जैंग को उस बूढ़े आदमी की एक टोली से एक बेल मिलता है और इस बेल को उसने उस डीमन लेडी से देखा था जिसने उसके पापा को मारा था। और ये जानने के बाद ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जिससे केस को सॉल्व करने के लिए। अब जैंग और काचन उसी बूढ़े आदमी के गांव में पहुंच चुके थे जहां पर डीमंस मौजूद है। हालांकि इस गांव में काफी ज्यादा फॉन्ग्स था जिससे उसके छोटा भाई वहाँ से गुम जाती है और उसी बात जैंग के सामने एक कैट डीमन आ जाती है। हालांकि उस डीमन को जैंग देखते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो लेडी डीमन कहाँ पर है जिसका ये बेल है। हालांकि कैट डीमन कुछ भी ना सुनते हुए जैंग के ऊपर हमला कर देती है। जैंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही मंजूर है तो यही सही। और तभी जैंग अपने स्वॉर्ड से एक ऐसा हमला करता है जिससे कि कैट डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तब जैंग उस कैट डीमन से फिर से बेल के बारे में पूछता है और वो उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किसका है। तब जैंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो आखिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक बार हारने के बाद वो कैट डीमन फिर से उसके ऊपर हमला करता है और जैंग को इसका एहसास हो जाता है और वो दोनों ही स्वॉर्ड्स की मदद से उसे मार डालता है। लेकिन वो कैट डीमन उससे कहता है कि तुमने भले ही मुझे मार दिया लेकिन मेरा बड़ा भाई तुम्हारे भाई को जरूर से मारेगा। वहीं दूसरी तरफ उस कैट डीमन का भाई काचन के ऊपर हमला कर देता है और उसके एक हमले में ही काचन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरा था। लेकिन तभी काचन के पास एक लकड़ी थी जिसको उठाते हुए वो अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। और इतने में ही डीमन कहता है कि तुम्हारे लड़ने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही पहले मारा गया होगा। लेकिन तब काचन कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता ही क्या है। और ये सुनकर कैट डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि तुम जैसे कमजोर की मेरे सामने खड़े होकर कोई औकात ही नहीं। और इतने में ही जैंग भी वहाँ पे आ चुका था जो कि ऊपर से उसे देख रहा था। और तभी वो कैट डीमन काचन के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी उस काचन के गले में मौजूद वो छोटा सा रॉड जो कि उसके फादर से मिला था अचानक से वो एक होली वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा वेपन बन चुका था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। और उसी वक्त हम एक डीमन को देखते हैं तो इतने सालों बाद फाइनली हमें यकीन हो चुका है। और वहीं पर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर काचन के इतने खतरनाक हमले के बाद भी वो कैट डीमन अभी तक जिंदा होता है। और इतने में ही काचन भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ही जैंग नीचे आता है और उस बेल के बारे में उस डीमन से पूछता है। पहले तो ये डीमन कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही जैंग उस बेल को रिंग करता है तब वो कैट हिप्नोटाइज होकर कहता है कि मुझे ये रिंग सुमेरे नाम की एक डीमन ने मुझे दिया था। तब जैंग पूछता है कि आखिर ये सुमेरे कौन है। तब कैट डीमन कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और आखिर में हमें ये पता चलता है कि सुमेरे फ्रैगमेंट नाम की किसी चीज को हासिल करना चाहता था और कैट डीमन ने बहुत सारी बात लीक कर दी थी और इसीलिए वो बेल उस कैट डीमन के मुंह में चला जाता है। देखते ही देखते वो कैट डीमन एक टाइम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। और इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि काचन को होश आता है और वहीं पर जैंग भी था। काचन के होश में आने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारी पहली लड़ाई काफी अच्छी थी। तभी हम अचानक से देखते हैं कि काचन के पास मौजूद होली वेपन फिर से छोटा हो जाता है। तब काचन जैंग के पास जाता है और कहता है कि भैया मुझे नहीं पता कि इस वेपन को कैसे बड़ा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ काचन उस कैट डीमन के बारे में सोचना बंद नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सोल फ्रेगमेंट क्या है। लेकिन तभी अचानक से काचन और जैंग के पीछे दो अननोन पर्सन आ जाता है जो कि आने के बाद काचन के पास से उस होली वेपन को लेने की बात कर रहे थे। और इतने में ही जैंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि जैंग की हालत अभी बिल्कुल भी सही नहीं थी। कल की फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा इंज्योर्ड था। और तभी सामने खड़ी हुई लड़की कहती है हम तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो संगजम आयम दे दो। उस लड़की का मतलब काचन के पास उस होली वेपन का मतलब था। लेकिन तब जैंग कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये होली वेपन मेरे पास से कोई छीन नहीं सकता। हालांकि इसके बाद जैंग हमला करता है, लेकिन उसके हमले को लड़की काफी आसानी से डॉज कर लेती है। और शायद से वो जैंग का अटैक इसलिए डॉज कर पाई क्योंकि जैंग अभी बहुत ही ज्यादा इंज्योर्ड है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने वाले थे। लेकिन इतने में उसका दूसरा साथी बीच में आकर
कहता है रुक जाओ, हम दोनों यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। और वो ये कहते हुए एक मैजिक से जैंग को पूरी तरह से हील कर देता है। अब ये देखने के बाद जैंग शांत होता है और उसके बाद पूछता है तो अगर तुम लोग हमसे लड़ने नहीं आए तो हमें ये बताओ कि तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्यों आए हो और होली वेपन को क्यों लेना चाहते हो। इतने में वो लड़की कहती है उस होली वेपन का नाम ज़मज़म आइलैंड है और जब से ज़मज़म आइलैंड का जन्म हुआ है और तब से वो हमें यहाँ पे बिलोंग करता है। और इसके बाद ही दूसरा टीममेट कहता है कि ये वेपन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है जो कि ऑफिशियली गॉड ऑफ वॉर को बिलोंग करता है। तब जैंग पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तब वो लड़का कहता है कि मुझे माफ करना कि पहले हमने तुमको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम सारो है और इस लड़की का नाम जू है और हम दोनों फेरी क्लैंग से बिलोंग करते हैं। और ये सब कहते हुए वो लड़की अपना मास्क उतार देती है और इसका शक्ल देखते हुए नहीं पता ये दोनों ही भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद सारो स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बोलता है कि बहुत सालों पहले जब डीमन और गॉड्स की लड़ाई हुई थी तो गॉड्स के गार्डियंस को धोखे से मार दिया गया था और उस गॉड को मरने के बाद उसके 72 पीसेस हो चुके थे जो कि इस दुनिया में अलग अलग जगह फैल गए हैं। अगर गॉड्स को हमें वापस से जिंदा करना है तो हमें उस 72 पीसेस को फिर से सेम जगह लाना होगा और उस 72 पीसेस को एक जगह लाने के लिए उसे सेंजन आयन की जरूरत है क्योंकि ये सेंजन आयन खुद उस गॉड गार्डियन का ही वेपन था। अब इस कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनने के बाद क्लैंग कहता है देखो तुम्हारी कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी लेकिन आखिर में कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। सारो कहता है कि सैंग तुम्हें मेरी बातों में विश्वास करना ही होगा क्योंकि इतने सालों में ये सेंजन आयन सो रहा था और गॉड ऑफ वॉर के हिसाब से जब भी ये सेंजन आयन एक्टिवेट होता है तो उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट हेवन और हेल में भी जाता है। यानी कि जब ये सेंजन आयन एक्टिवेट हुआ था तो डीमन और गॉड सभी को पता चल चुका है कि सेंजन आयन एक्टिवेट हो चुका है और अगर ये सेंजन आयन कोई गलत हाथों में चला गया तो डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है और अगर ये गलती से भी हो गया तो ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और तो और इस दुनिया को बचाने के लिए कोई गॉड भी नहीं रहेगा। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी जैंग भी कहता है कि देख भाई मुझे तेरी बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। और इतने में ही जू कहती है कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा, अगर गलती से भी डीमन लॉर्ड आजाद हो गया तो कोई भी हमें नहीं बचा सकता। तो वो बच्चा कहता है कि अगर सच में ये दुनिया को बचा सकता है तो मैं भरोसा करके तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। और तब काचान जैंग से कहता है कि मुझे माफ करना, ये हमारी फादर की आखिरी निशानी थी। हालांकि जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है तो मैं तुम्हें ये रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि जैंग को उस लेडी डीमन को भी खोजना है जिसने उसके फादर को मारा था और ये सब कुछ सोचते हुए वो काचान को यहाँ से निकलने वाला था। लेकिन इतने में ही जू पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुमने बेवकूफ बनाया कैसे तुमने, ये होली वेपन यानी कि सेंजन आयन नकली है। हालांकि जब काचान वहाँ पे फिर से जाता है और जब उसे हाथ में लेता है तो वो फिर से गोल्डन ग्लो करने लगता है और जैसे ही जू उसको फिर से लेती है उसका चमक फिर से चला जाता है और ऐसा होने पे किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं पर बीच में सारो कहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक जगह देखा था कि सेंजन आयन को जगाने के लिए एक प्योर हार्ट की जरूरत है और मुझे लगता है काचान का हार्ट पूरी तरह से प्योर है और इस टाइम में जुजुत्सु कासन यानी कि ये होली वेपन का मास्टर बन चुका है। बस काचान ही सेंजन आयन को एक्टिवेट कर सकता है तो उसे भी उसके साथ ही जाना होगा। यानी कि इसी वक्त से जैन और काचान एक और नया सफर चालू होता है और इसी वक्त से ही सारो एक मैजिक शिप को समन करता है जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंग और काचान खाने बैठे थे और इतना अच्छा खाना देखकर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तब जू चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या कभी खाना नहीं खाया। तब जैंग कहता है कि अगर मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे भी तुम्हारे जैसा पिक का मास्क पहनना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद जू जैंग को हवा में उड़ा देती है और इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है अचानक से बेहोश हो जाती है और जब शिप अपने सामने एक लड़की को देख पाती है तो वो रुक जाता है और जैसे ही जैन शिप से बाहर आता है तो वो लड़की को देखता है और वो दौड़ते हुए जाता है। तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना होगा। और उसके बाद ही जैंग उसको उठाकर शिप के अंदर ले जाती है। फिर जैंग उसको ठीक करता है और उसे कुछ खाने पीने को देता है और मैडम और कुछ चाहिए आपको, कहो तो बाहर खाने को चले देते हैं। तब जू चिल्लाते हुए कहती है कि उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। फिर इसके बाद ही ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। हालांकि ये दोनों लड़ रहे थे तब काचान उस लड़की के लिए पानी लेके जाते हैं और तो और वो लड़की सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुंडे पीछे पड़ गए थे, नहीं पता क्यों लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आज मैं बच पाऊंगी। फिर वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस वक्त हम भी वहीं पर जा रहे हैं सोलो फ्लैगमेंट को खोजने के लिए। यहाँ तक कि काचान उसके सामने सोलो वेपन को भी दिखा देती है। तभी सू चिल्लाते हुए कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हें सीक्रेट रखनी है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके
से स्माइल कर रही थी। अब हम उस लड़की को देखती है जो कि कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम जिंग है। और इसके बाद ही काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो लोग सोने के लिए चली जाती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग काफी आराम से सो रहे थे, जहाँ जैंग घोड़े बेचकर सो रहा था और उसके साइड में काचन भी सो रहा था। और जब सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में थे, तब जैंग अपना हाथ आगे करती है और एक मैजिक की मदद से वो काचन के गले से वो सिंगजन आई को लेना चाहती थी। हालांकि सोते हुए काचन ने उस अटैक को डिफेंड कर दिया था। और इससे पहले कि जैंग उसको ले पाती, तभी अचानक से सारो वहाँ पे नंगा आ जाता है। ऑफ कोर्स वो नहाने के बाद एक गलत रूम में घुस गया था और जैसे ही सारो को ये रियलाइज होता है, वो बाहर चला जाता है। हालांकि जैंग काफी ज्यादा इससे इरिटेट हो गई और वो कहती है कि आखिर में ये कहाँ पे फंस गई। और जब अगली सुबह सबकी नींद खुलती है तो वो लोग बाहर आते हैं और जैंग कहता है, अरे कल रात को तो मुझे काफी अच्छी नींद आई। और उठने के साथ ही वो नई लड़की वो जैंग को खोजने लगती है। जैंग तो ये भी कहता है कि उसका प्रोटेक्शन करना मेरे ही काम है, वरना उसे गुंडे फिर से परेशान कर सकते हैं। क्यों काचन, मैंने सही बोला ना। और फिर हम काचन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लगते हैं। बड़े भैया, मुझे लगता है कि मेरे पास वो सिंगजन आयन नहीं है। वहीं पर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग और उसकी छोटी बहन एक केव में बंद थे और उसका बॉस कहता है कि अगर तुम सिंगजन आयन मेरे पास ला सकते हो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को आजाद कर दूंगा। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जिंग इस दुनिया के सबसे माहिर थिट है। तो कहानी में इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।